आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति की मसौदा रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को आज हुई बैठक में स्वीकार कर लिया गया है। इससे पहले समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने जेपीसी की आखिरी बैठक की अध्यक्षता की। अब कई विपक्षी सांसद समिति की सिफारिशों के खिलाफ अपनी असहमति का नोट देने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उनके पास थोड़ा समय ही बचा है। एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर हुई जेपीसी की बैठक पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। साथ में हमको 655 पेज की ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट दी गई है और ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि कोई इंसान 655 पेजेस रिपोर्ट पढ़ के 10 घंटे के अंदर या 8 घंटे रिपोर्ट दें, पर फिर भी हमने कोशिश की। हम अपनी डिसर्ट रिपोर्ट दिए हैं इस बिल के ख़िलाफ़, इसके अमेंडमेंट्स के ख़िलाफ़, जो हम समझते हैं कि ये वफ़ के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेंगे बल्कि वफ़ को बर्बाद कर देंगे। और ये ख़ास तौर से मुसलमानों को उनकी इबादत से महरूम करने के लिए ये आर्टिकल 26 का एक ग्रेव वायलेशन है। उसमें वक्फ बाय यूज़र को निकाल देना और फिर लिमिटेशन ऐप को अप्लाई करना, इवैक्यू के प्रोविज़न को हटा देना, ओवरराइडिंग लॉ को हटा देना, कलेक्टर को ये इख्तियार देना कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का तय करे, ये सब वफ़ के मुफाद में नहीं है, वफ़ के फेवर में नहीं है। इससे हम शुरू से मैं कह रहा हूँ कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर इस तरह का बिल लाया है और इससे वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुँचाने के लिए, मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने के लिए, और फ्यूचर में ऐसे बहुत से इशूज़ खड़े हो जाएंगे इस देश के सामने जो ज़रूरत नहीं है इस देश को। मगर हमने पूरी कोशिश की इस कमेटी में रहकर अपने दलील से कानून का इस्तेमाल करके, अब पार्लियामेंट में जब ये बिल लाया जाएगा हम वहाँ पर भी इसकी मुखालिफत करेंगे और ज़रूरत पड़ी अगर हमारे बड़े बोलेंगे तो हम आवाम में भी जाकर इसका एहतजाज करेंगे। हैदराबाद में 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान हुसैन सागर झील में डूबने वाले 21 वर्षीय अजय के लिए परिवार के सदस्यों और दोस्तों द्वारा न्याय की मांग के बाद आज सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अजय उन्नाव सवारों में से एक थे जिसमें जश्न के दौरान पटाखों से आग लग गई थी और अपनी जान बचाने के लिए वह झील में कूद गए थे और उनकी डूबने से मौत हो गई। 45 घंटे की तलाश के बाद 28 जनवरी को उनका शव बरामद किया गया। हाइड्रा और डीआरएफ ने शाम लगभग 6 बजे शव को हुसैन सागर से बाहर निकाला। उनका शव वहीं पाया गया जहां नाव में आग लगी थी। तेलंगाना सरकार के अधिकारी पिछले साल के जातीय सर्वेक्षण पर 2 फरवरी तक एक रिपोर्ट सौंपने के लिए तैयार हैं। अधिकारियों की विज्ञप्ति के अनुसार सरकारी कर्मचारियों ने एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के साथ यह अपडेट साझा किया। यह देखते हुए कि सर्वेक्षण को राष्ट्रीय प्रशंसा मिली है, सीएम ने इसे सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए अधिकारियों की सराहना की है। अधिकारियों ने कहा कि सर्वेक्षण पर एक मसौदा रिपोर्ट तैयार है और अंतिम रिपोर्ट 2 फरवरी तक प्रस्तुत की जाएगी। तेलंगाना सरकार का व्यापक सामाजिक, आर्थिक, रोजगार, राजनीतिक और जातीय सर्वेक्षण जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी का चुनावी वादा था, 6 नवंबर को शुरू हुआ था। इसरो का 100वां लॉन्च मिशन सफल हो गया है। NVS-02 उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित करने के बाद इसरो की इस उपलब्धि को बड़ा मुकाम करार दिया जा रहा है। देश भर की बड़ी हस्तियों ने भी इस मिशन की सफलता को लेकर इसरो को बधाई दी है। इसी बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने भी बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि को देश के लिए गौरव का क्षण बताया और मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए उनके समर्पण के लिए पूरी टीम की सराहना की है। तेलंगाना के पूर्व मंत्री और बीआरएस विधायक टी हरीश राव ने शासन को निजी मामले तक सीमित करने और आधिकारिक डॉक्टर BR अम्बेडकर राज्य सचिवालय के बजाय अपने जुबली हिल्स निवास या पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर से संचालन करने के लिए मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी पर कटाक्ष किया है। मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए हरीश राव ने बताया कि सरकार के फैसले उस सुरक्षा क्षेत्रों से तय किए जा रहे हैं जबकि गांवों में ग्राम सभाएं पुलिस निगरानी में आयोजित की जा रही है।
उन्होंने रेवंत रेड्डी पर आरोप लगाया कि जिन्होंने प्रजा दरबार आयोजित करने और हर दिन लोगों से मिलने का वादा किया था, पिछले 1 साल से बंद दरवाजों से सरकार चलाने और लोगों के शासन को दरकिनार करने का आरोप लगाया। अत्याधुनिक सचिवालय होने के बावजूद मंत्रियों और अधिकारियों को बार बार मुख्यमंत्री के निजी आवास पर बुलाया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि शासन की सत्तावादी शैली को मजबूत किया जा रहा है। इंदिरा के राज्य को पुनर्जीवित करने के कांग्रेस के दावों का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रशासन सार्वजनिक सेवा नहीं बल्कि अहंकार को दर्शाता है। तेलंगाना सरकार के उद्योग मंत्री डी श्रीधर बाबू ने पुष्टि की है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने इस मुद्दे पर किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है। एक महत्वपूर्ण घोषणा में मंत्री बाबू ने खुलासा किया कि 7 फरवरी को IT क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट आने की उम्मीद है। इस आगामी घोषणा का उद्देश्य राज्य में IT के विकास को बढ़ाना है, जो एक मजबूत प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई चर्चा से ड्राई पोर्ट लिंक के मुद्दे को सुलझा लिया गया है। तेलंगाना में एक ग्रेजुएट और 2 टीचर MLC निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जिसमें 27 फरवरी को मतदान होगा और परिणाम 30 मार्च को घोषित किए जाएंगे। चुनाव अधिसूचना 3 फरवरी को जारी की जाएगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। 2 टीचर्स MLC सीटों और 1 ग्रेजुएट MLC सीट के लिए चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव में जाने वाले निर्वाचन क्षेत्रों में वारंगल, खम्मम, नालगोंडा, टीचर्स मेडक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर और टीचर्स और मेडक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर ग्रेजुएट शामिल हैं। इस प्रकार महबूबनगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद के पूर्ववर्ती जिलों को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में आदर्श आचार संहिता लागू की जाएगी। वर्तमान में T जीवन रेड्डी कांग्रेस के पास मेडक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर ग्रेजुएट सीट है, जबकि K रघुथम रेड्डी और अलुगुबेल्ली नरसी रेड्डी संबंधित टीचर्स निर्वाचन क्षेत्रों से सेवा करते हैं। उनका कार्यकाल 29 मार्च को खत्म हो जाएगा। हैदराबाद के मल्लारेड्डी महिला इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक प्रथम वर्ष की एक छात्रा ने कथित तौर पर परीक्षा में असफल होने के डर से परिसर की इमारत की 4थी मंजिल से कूदने का प्रयास किया। वही अच्छी खबर ये रही कि साथी छात्रों और कर्मचारियों के समय पर हस्तक्षेप से एक दुखद घटना टल गई, क्योंकि वे मौके पर पहुंची और उसे सुरक्षित वापस खींच लिया। आपको बता दें कि 21 दिसंबर को शमशाबाद इलाके में बीटेक द्वितीय वर्ष के एक छात्र की आत्महत्या से मौत हो गई थी। मृतक की पहचान 19 वर्षीय अविनाश के रूप में हुई, जो हैदराबाद के मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र था। वह शमशाबाद के RB नगर में अपने छात्रावास के कमरे में लटका हुआ पाया गया। पुलिस के मुताबिक छात्र पिछले कुछ दिनों से कथित तौर पर परेशान था और अपने दोस्तों से ज्यादा बातचीत किए बिना ज्यादातर अपने कमरे में ही रहता था। दिल्ली की एक अदालत ने आज MIM के ओखला से उम्मीदवार शिफाउर रहमान को आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने और प्रचार के लिए 5 दिन की हिरासत पैरोल दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी, जो रहमान की अंतरिम जमानत याचिका पर 4 सप्ताह तक सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने सुरक्षा खर्च के रूप में 2.07 लाख रुपए जमा करने पर 30 जनवरी से 3 फरवरी तक प्रत्येक दिन 12 घंटे के लिए रिहा करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि हालांकि वर्तमान मामला और वह मामला जिसमें सह अभियुक्त मोहम्मद ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिरासत पैरोल दी गई है, पूरी तरह से अलग है। फिर भी जब सुप्रीम कोर्ट ने सह अभियुक्त की अंतरिम जमानत को अस्वीकार कर दिया है और केवल हिरासत पैरोल दी है, उनके अनुसार इस अदालत को भी इसका पालन करना चाहिए। आपको बता दें कि MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ओखला सीट से शिफाउर रहमान पर अपना भरोसा जताया है और उन्हें उम्मीदवार बनाया है। ऐप आधारित एग्रीगेटर्स उबर और ओला से जुड़े ऑटो रिक्शा और टैक्सियाँ 1 फरवरी से हड़ताल पर चलेंगी। वे केवल दैनिक सदस्यता शुल्क वसूलने और अपनी आजीविका को प्रभावित करने वाली सवारी पर कमीशन न लेने तथा अपने काम के दौरान दुर्घटना में मारे गए ड्राइवरों को मुआवजा देने की मांग करेंगी। हालांकि नम्मा यात्री और टैक्सीना जैसे एग्रीगेटर से जुड़े ऑटो टैक्सियाँ सामान्य रूप से चलेंगी। ऑटो टैक्सी ड्राइवरों ने हड़ताल का आह्वान ऐसे समय किया है जब ऑटो रिक्शा चालक संघ ने 1 फरवरी से
पहले 1.8 किलोमीटर के लिए न्यूनतम 50 रुपये और उसके बाद प्रति किलोमीटर 18 रुपये के संशोधित किराए पर अपने वाहनों का संचालन करने की घोषणा की है। प्रतीक्षा समय के लिए वे 5 मिनट के बाद 1.50 रुपये प्रति मिनट लेंगे। रात 11 बजे सुबह 5 बजे तक वे 50% अधिक शुल्क लेंगे। ड्राइवरों के संघ के समन्वयक TA जाहिर हुसैन ने कहा कि उबर और ओला जैसे एग्रीगेटर्स हर सवारी से 25% तक कमीशन ले रहे हैं, जिससे उनकी कमाई प्रभावित होती है। उन्होंने कहा, अगर कोई ड्राइवर 200 रुपये की सवारी पूरी करता है तो ओला और उबर 50 रुपये कमीशन के तौर पर ले रहे हैं। हालांकि लंबा यात्री ऑटो के लिए 25 रुपये और टैक्सी के लिए 45 रुपये का सब्सक्रिप्शन चार्ज वसूलता है, जबकि टैक्सीना ऑटो के लिए 35 रुपये और टैक्सी के लिए 75 रुपये वसूलता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार का आखिरी सप्ताह चल रहा है। सोमवार शाम दिल्ली चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से कस्टडी पैरोल मिलने के बाद दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन आज सुबह 6 बजे जेल से बाहर आ गए। ताहिर हुसैन मुस्तफ़ाबाद विधानसभा सीट से MIM के उम्मीदवार हैं। वो 3 फरवरी तक हर रोज़ सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक अपने विधानसभा क्षेत्र मुस्तफ़ाबाद में चुनाव प्रचार करेंगे। कस्टडी पैरोल के तहत ताहिर हुसैन हर रोज़ जेल से बाहर आएंगे और 12 घंटे तक चुनाव प्रचार करेंगे। ताहिर हुसैन को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हर रोज़ प्रचार करने की अनुमति मिली है। ये सिलसिला 6 दिनों तक चलेगा। इस दौरान उन्हें हर रात जेल लौटना होगा और वो अपने घर नहीं जा सकेंगे। मुझे MIM मजलिस ने यहाँ से मुस्तफा से प्रत्याशी बनाया है और इसलिए बनाया कि मुस्तफाबाद में मेरा बचपन, मेरी ज़बानी और जिस पड़ाव में उम्र के पड़ाव में आज हूँ, ये सारा मुस्तफा की जनता ने मुझे देखा है, समझा है, जाना है, पहचाना है। आज से पहले तमाम पार्टियों ने मुस्तफाबाद को हर तरह से दरकिनार रखा हुआ है। न यहाँ कभी कोई लोकल प्रत्याशी दिया, न यहाँ कोई काम कराया। यहाँ की सड़क की ये हालत आप देख रहे हैं। ये जाल देखें, आप तार के जाल देखें किस तरह से जाल बिछा हुआ है कि कोई हादसा यहाँ हो जाए तो शायद ही यहाँ कोई बचाव के लिए कोई सरकारी संसाधन या फायर ब्रिगेड या कोई भी महकमा यहाँ पहुँच पाएगा। क्या कहेंगे कि आपको 4 दिन के लिए पैरोल दी है और मैं माननीय कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह का एहसान है मुझ पर कि एक संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दिया था, उस संविधान के तहत एक CM के ऊपर भी वही चीज़ लागू होती है और एक आम इंसान जो इस मुस्तफाबाद का कल बच्चा था, बेटा था, उसे भी वही ताकत दी जाती है कि वो भी अपने जनता के बीच जाके अपने हक की, इंसाफ की लड़ाई के लिए जनता से वोट की अपील कर सकता है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत TV के साथ।